Hello all. So I have decided to make this video which is more beneficial from the interview point of view because हर एक इंटरव्यू में ये एक चीज़ पूछी जाती है that what are the cost optimization techniques of supply chain. इवन मुझे भी कई बार ये पूछा गया है, तो मैंने इसीलिए ये एक वीडियो बनाने की सोची है ताकि इससे मैं आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में उन टेक्निक्स के बारे में बता सकूं जिनकी मदद से हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन या कॉस्ट कंट्रोल ला सकते हैं सप्लाई चेन में। सो ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स डिस्कस। सो देर आर टोटल 4 मेथड्स of cost optimization in supply chain. First one is called standardization or commonization. The second one is called consolidation. The third one is called the localization. And the fourth one is called the operation excellence. इसमें standardization और commonization जो है वो हम प्रोडक्ट पे करते हैं। कंसोलिडेशन जो होता है वो कैटेगरी बेस्ड पे होता है। लोकलाइजेशन भी हम प्रोडक्ट बेस पे करते हैं। एंड ऑपरेशन एक्सीलेंस एज अ नेम सजेस्ट प्रोसेस बेस्ड होता है। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन या कॉमनाइजेशन। तो अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए स्टैंडर्डाइजेशन और कॉमनाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थिंग्स ऑफ सेम टाइप हैविंग द सेम बेसिक फीचर। मतलब एक ही जैसी चीज़ें बनाना जिसके फीचर्स सेम हो। अब ये कैसे कॉस्ट ऑप्टिमाइज करती है या कॉस्ट कंट्रोल करती है, तो इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, व्हेन यू मेक थिंग्स ऑफ सेम टाइप विद द सेम बेसिक फीचर, इसका मतलब क्या हो जाता है? आपकी वो चीज़ कॉमन हो जाती है बहुत सारी चीज़ों में, और जब कॉमन हो जाती है तो उसका मतलब आपकी रिक्वायरमेंट अच्छी खासी बन जाती है। तो इससे आप इसको लो कॉस्ट पे बल्क परचेज का एक फ़ायदा उठा सकते हैं। देन सेकेंड फ़ायदा क्या है इसका? जब चीज़ें कॉमनाइज रहती है, कई मॉडल्स में आपने देखा होगा चीज़ें कॉमन अगर बन जाती हैं, तो अगर कोई एक मॉडल आपका सपोज नहीं बनता है तो दूसरे मॉडल में वो चीज़ यूज़ हो सकती है। तो इससे क्या हो जाता है, जो हमारा लेफ्ट ओवर पार्ट्स है वो रिड्यूस हो जाता है, उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। थर्ड, अगर आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज या कॉमनाइज होगा तो उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में बहुत आसानी से हो जाती है। जैसे कि आपको मैं बताऊं तो नट बोल्ट्स होते हैं, वो मार्केट में स्टैंडर्डाइज, पूरी इंडस्ट्री में स्टैंडर्डाइज चलता है, तो इसलिए आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाते हैं। ये आपको स्टैंडर्डाइजेशन मिलेगा रॉ मटेरियल्स में ज़्यादा। अगर आप देखें स्टील हो गया या कोई भी रॉ मटेरियल हो गया, ये बेसिकली पर्टिकुलर डाया पर्टिकुलर थिकनेस में स्टैंडर्डाइज रूप में मैन्युफैक्चरर्स से मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, इनकी अवेलेबिलिटी, अगर आपने अपने प्रोडक्ट को इन रॉ मटेरियल के जो स्टैंडर्ड साइज है उनके साथ में रखा या रखने की ज़्यादा से ज़्यादा रखा, तो वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में। और क्योंकि वो इजीली अवेलेबल रहेंगे तो आपका लीड टाइम भी प्रोक्योरमेंट का कम हो जाता है। सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन और द सेकेंड वन इज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है टू जॉइन टुगेदर इनटू वन होल। मीन्स बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक छत के नीचे लेके आना। आप कहेंगे इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो इसके बेनिफिट क्या हो जाते हैं? जब आप चीज़ों को कंसोलिडेट करते हो तो डैट मीन्स आपने छोटे छोटे ग्रुप्स को मिला के एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया। उससे क्या हो जाता है, आपके पास में क्वांटिटी बढ़ जाती है, और जैसे कि आपके पास क्वांटिटी बढ़ जाएगी, आप एक बल्क परचेजर के रूप में आ जाते हो। और जब बल्क परचेज हो जाता है तो फिर आप कम से कम कीमत में वो सारी चीज़ें खरीद सकते हो। जैसे कि ऑक्शनिंग में क्या होता है, ऑक्शनिंग में एक कोई रेयर चीज़ होती है, लोग भाव लगाते हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो रेयर चीज़ है। इसमें उल्टा होता है, इसमें क्योंकि आपके पास में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो है अवेलेबल, तो आप उसमें
बिडिंग लगा सकते हो कि कोई बिड करे उस चीज़ के लिए। तो ये कंसोलिडेशन का पहला बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट क्या है, जब आप कंसोलिडेट करते हो, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी लेके आए हो, यू बिकम अ प्रायोरिटी कस्टमर फॉर दैट मैन्युफैक्चरर और जो बनाने वाला है, क्योंकि आप उसको एक बहुत सारा धंधा ला के दे रहे हो, तो आपको एक प्रायोरिटी कस्टमर के रूप में ट्रीट करता है। और जब आप उसके प्रायोरिटी कस्टमर बन जाते हो तो यू कैन डिमांड द चेंजेस एज पर योर नीड्स। आप उससे कुछ भी चीज़ कह सकते हो, वहाँ पे कह सकते हो कि नहीं ठीक है, मुझे कंपोनेंट ये वाला थोड़ा ज़्यादा मात्रा में चाहिए, मेरी डिमांड थोड़ी बढ़ गई है, या मुझे इसमें थोड़े से चेंजेस अभी करके चाहिए। सो ही विल अडहेयर टू इट, बिकॉज आप उसको आपसे एक बहुत बड़ा मेजर बिजनेस मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंस है कंसोलिडेशन। थर्ड वन इज लोकलाइजेशन. Localization is what? The process of making things with nearby markets or places. अभी आपको भी पता है कि इसके बेनिफिट्स में जब आएंगे, अगर आप कोई एक चीज़ हो, अगर सपोज़ आपको कोई भी चीज़ मंगानी है, अभी आप सपोज़ रहते हैं गुजरात में और वो आपको सपोज़ मंगानी है दिल्ली से या आउट ऑफ इंडिया से, तो आपको पता है वो चीज़ महंगी मिलेगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत लग जाएगा। और अगर ये तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो उसमें हमारी दूसरी चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं, जैसे कि वहाँ के मैन पावर कॉस्ट, वहाँ की प्रोसेस कॉस्ट कुछ डिफरेंट हो सकती है। तो अगर आप नियर बाय मार्केट, नियर बाय प्लेसेस को पे उसको डेवलप करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपका तो कॉस्ट लो होगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट जाएगी, आपके सराउंडिंग्स में मैन पावर की को जो कॉस्ट होती है वो कंपेरेटिवली दूसरे दूर से जो आने वाले उनके कंपैरिजन में कम होती है। देन दूसरा क्या हो जाता है, लीड टाइम रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आप ही सोचिए अगर आपको कोई भी चीज़ पास में रहेगी तो आप जल्द से उसको मंगा सकते हो, कभी भी जाके उसमें मतलब वहाँ से आप ले सकते हो। और इसका एक और बेनिफिट क्या है, फेलियर के रिस्क बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ दूर से आ रही है तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन फेलियर हो गया, कहीं कुछ जाम लग गया या कहीं कुछ वो हो गया, तो ये अगर आपके नियर बाय रहे तो आपके जो फेलियर के रिस्क है वो बहुत कम हो जाते हैं। चौथा, आपका पूरा कंट्रोल आ जाता है उसके ऊपर, बिकॉज इट इज़ नियर बाय, तो आप उस पर पूरा कंट्रोल कर सकते हो, उसको मॉनिटर कर सकते हो। द फोर्थ वन इज द ऑपरेशनल एक्सेलेंस। अब ऑपरेशनल एक्सेलेंस जो होता है वो होता है द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग। मीन्स इसमें क्या है कि आप अपनी जो प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो मेथड है ये कॉस्ट सेविंग, ये प्रोसेस को लेके है। तो इसमें क्या है, आपको अपनी प्रोसेस में कुछ बदलाव करने हैं, इम्प्रूवमेंट करने हैं, जिससे वो आपका कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटी बन जाए। अब इसमें 4 तरह के टाइप्स हैं जो मैंने ब्रॉडली क्लासिफाई किए। एक तो काइजन, दूसरा वैल्यू एडिशन, तीसरा ब्रेनस्टॉर्मिंग और चौथा बेंचमार्किंग। अभी हम धीरे धीरे करके समझते हैं। व्हाट आर काइजन्स? काइजन्स मीन्स एज द नेम सजेस्ट, जापानीज टर्म में ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस। अब इसके बेनिफिट क्या होता है, देखिए अगर आप अपनी प्रोसेस में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी। प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, दैट मीन्स आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पर आवर बढ़ जाएंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी तो उससे आपका जो कॉस्ट है, सपोज एक कंपोनेंट को अभी 10 मिनट लग रहे थे बनाने में, उसी 10 मिनट में आपने 2 कंपोनेंट बना लिया, तो अब तो जो कॉस्ट पर कंपोनेंट है वो कम हो जाएगा। और दूसरा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट से आपका क्वालिटी इम्प्रूवमेंट भी होता है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट से फ़ायदा क्या है कि आपका जो रिजेक्शन कॉस्ट है या कस्टमर से बैक जो आता है ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाता है। और इससे क्या होगा, आपकी बहुत सारे नॉन प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है जो कि हम क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी इस्टेब्लिश करने के लिए करते हैं, वो सारी कम हो जाएगी। सेकेंड आते हैं हम वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन में हम क्या करते हैं कि हम किसी प्रोडक्ट को वैल्यू देने के लिए कुछ ना कुछ उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करें ताकि उस प्रोडक्ट को कुछ
एडेड फीचर्स आ जाएं उसमें ना। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, कुछ वो करेंगे, तो इट गिव्स अ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। कुछ ना कुछ क्वालिटी से रिलेटेड आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जिससे आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप कुछ भी चीज़ उसमें इम्प्रूव करते हैं तो एज यूजुअल हर चीज़, हर एक इम्प्रूवमेंट किसी भी प्रोडक्ट में कैन लीड टू रिडक्शन इन द कॉस्ट। सो ये भी एक तरह से कॉस्ट रिडक्शन ही आपको देता है इन टर्म्स ऑफ नॉन टेंजेबल बेनिफिट्स। देन देयर इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग इज, आप सबको पता है कि सब लोग मिलके, एक साथ मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब सोचते हैं और कुछ आइडियाज़ निकालते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्या है कि हमें इनोवेशंस मिलते हैं, कुछ नए आइडियाज़ होते हैं, कुछ नए सजेशंस आते हैं, जिससे आपका प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, प्रोसेस सब इम्प्रूव हो सकता है एंड कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट इम्प्रूवमेंट भी आता है। दूसरा, ब्रेनस्टॉर्मिंग से हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हो जाते हैं और इन बहुत सारे आइडियाज़ पे अगर हम धीरे धीरे वर्क करें तो हम अपने आप को एक बेहतर कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बना सकते हैं। मैक्सिमम कंपनीज ब्रेनस्टॉर्मिंग पे फोकस करती हैं बिकॉज जितने भी आइडियाज़ निकल के आते हैं वो मैक्सिमम इन्हीं से निकल के आते हैं। आपने सुना ही होगा हर कंपनी में आइडिया कैंप्स लग रहे हैं, आइडिया सजेशंस होते हैं, तो ये सब चीज़ें ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर आती हैं। देन द लास्ट वन इज बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग मतलब क्या? कब अपने आप को कंपेयर करना किसी स्टैब्लिश मार्केट प्लेयर के साथ। सी, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जैसे किसी इंडस्ट्री में हो सकता है आपसे कोई दूसरी इंडस्ट्री, किसी आपकी जैसी सिमिलर इंडस्ट्री, वो प्रोसेस में आपसे बेहतर हो, प्रोडक्ट्स में बेहतर हो। तो बेंचमार्किंग से हमें क्या फ़ायदा मिलता है? हमें नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, नए नए आइडियाज़ की हम कहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, हमारा नॉलेज भी बढ़ता है। नॉलेज बढ़ने से क्या होता है? हमें उन एरियाज़ के बारे में पता चलता है, उन टेक्निक्स के बारे में पता चलता है, उन प्रोसेस के बारे में पता चलता है, जिससे हमारी प्रोसेस, हमारा प्रोडक्ट इम्प्रूव हो सके। और जैसा कि मैंने कहा, जब भी हमारा प्रोसेस और प्रोडक्ट इम्प्रूव होता है तो हमारी कॉस्ट कम होती ही होती है। तो माय फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया ताकि अगर इंटरव्यू में आपसे कोई पूछे कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जा सकता है तो ये उसके लिए है। आई होप आप लोगों को इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए मैं ये सीरीज़ सप्लाई चेन के लिए बनाई है, तो इसको कंटिन्यू करने के लिए आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे और भी एरियाज़ बताइए ताकि मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।